सरजी और फतुल सिंगानिया झुककर टोनी का कॉलर पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके, दो दो गलतियां, एक अधिकार जिंदा वापस आ गया और दूसरा अनुभव को साथ लेकर। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जान से मार दूंगा। इससे पहले अपनी जुबान खोलो और बताओ, यह सब कैसे हुआ। कुछ घंटे पहले। आस्था की बात सुनते ही एहसास लड़खड़ाकर गिरने लगी, पर वक्त रहते अधिकार ने उसे संभाल लिया। अधिकार एहसास का कंधा दबाते हुए, मैं साहस संभालिए खुद को। अनु हमारी जिंदगी में वापस आ गया, यही बहुत है हमारे लिए। प्लीज खुद पर काबू रखिए। आप टूट जाएंगी तो अनु को कैसे संभालेंगी। प्लीज मिसाज चुप हो जाइए। एहसास बिलखते हुए बेबसी से अधिकार की तरफ देखकर, मिस्टर हक, ये मेरे अनु को क्या हो गया। वो ऐसे नहीं था। प्लीज कह दीजिए ना ये सब झूठ था। प्लीज ठीक कर दीजिए मेरे अनु को। आप तो अनु को वापस लेकर आ गए, जो मैं भी नहीं कर पाई। अब प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। नहीं देख पाऊंगी मैं उसे इस हालत में। प्लीज मिस्टर हक, मेरे अनु को पहले जैसा कर दीजिए ना, प्लीज। ये कहकर वो अधिकार के हाथ पर सर रखकर बिलखने लगी। इधर वर्षा, जो कब से खुद को संभाल रही थी, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो भागती जाकर अनुभव के गले लग बिलक पड़ती है। वर्षा अनु का चेहरा हाथों में भरकर, अनु, अनु तुम वापस आ गए। वापस आ गए तुम। अनु देखो, देखो मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वर्षा। और वो देखो तुम्हारी छोटी सी एंजल। अनु देखो ना हमारी एंजल को। मैंने तुमने मिलकर संभाला था इसे। पहचानो अनु, तुम हमें भूल नहीं सकते। अनु प्लीज याद करो। याद करो अपनी एंजल को, अपनी पत्नी को। अनु याद करो हमें। प्लीज अनु। अनु तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। प्लीज बोलो ना कुछ। अनु प्लीज कुछ तो बोलो। यह कह वर्षा भी बिलक उठी। पल्लू बुआ और स्नेहा जल्दी से वर्षा को संभालने लगते हैं। एंजल, मेरी एंजल। भाई अनु अपने आसपास इतने लोगों को देखकर डरते हुए आस्था के पीछे छिपने लगा। वो बस यही एक नाम पुकार रहा था। तभी अतुल सबके बीच आकर हड़बड़ाते हुए, अदी, अधिकार सच में इसकी याददाश्त चली गई है। हाँ डैड, ये सच है। आस्था बीच में ही बोलती है। तो ये कब तक ठीक हो सकता है। अतुल फिर एक सवाल करता है। ऑनेस्टली कहूँ तो इनके ठीक होने का चांस बहुत कम है। ये ठीक हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ कहा नहीं जा सकता। बस भगवान के किसी चमत्कार का इंतजार किया जा सकता है। आस्था की बात सुनकर लंबी सांस भरकर अतुल अधिकार की तरफ देखकर, तो अनुभव को मेंटली हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। वहाँ मैं अनु का बहुत बढ़िया इलाज करवाऊंगा। एक से एक डॉक्टर अनुभव का ट्रीटमेंट करेंगे। वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मैं अभी कॉल करता हूँ किसी बड़े हॉस्पिटल में। डैड, अनुभव कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा वो। उसे डॉक्टर्स की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। उसे मेरे सास की, उसकी एंजल की ज़रूरत है। अनुभव कहीं नहीं जाएगा। इनफैक्ट आज से वर्षा भी यहीं रहेगी हमारे घर। अधिकार बीच में ही अतुल की बात काटते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। कैसे ठीक होगा अनुभव। कौन रखेगा उसका ख्याल। ऐसा खुद इस हाल में है कि उसे केयर की ज़रूरत है। वो कैसे मैनेज करेगी ये सब। कौन लेगा अनुभव की जिम्मेदारी। अतुल चिल्लाते हुए कहता है, मैं रखूंगी अपने अनु का ध्यान। उसकी एंजल लेगी उसकी जिम्मेदारी। आज से 2 साल पहले तक मैं भी तो अनु की जैसी ही थी। मेरे अनु ने मुझे किसी हॉस्पिटल में नहीं भेजा, अपने पास रखा। माँ बाप सबका प्यार दिया। मुझे मैं जैसी हूँ वैसे ही पाला। फिर आज जब उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसे डॉक्टर के भरोसे छोड़ दूँ। प्लीज अंकल, मेरे अनु को अब मैं खुद से दूर नहीं कर पाऊंगी। बीच में ही एहसास बोलती है। एहसास की बात सुनते ही सब लोग उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। अतुल अपना सर पकड़कर गुस्से से, तुम समझ क्यों नहीं रही। तुम्हारी और उसकी बात अलग है। तुम उसे पहचानती थी, वो नहीं पहचानता तुम्हें। अगर उसने तुम्हें या किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। एहसास कुछ बोलने चली, इससे पहले ही अधिकार आगे आकर, डैड, अनु पागल नहीं बीमार है। इन दोनों में फर्क होता है। उसने अब तक किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। रही बात यहाँ की, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अनु की। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ना चाहते हुए भी अतुल को अधिकार के सामने चुप हो जाना पड़ता है। वही एहसास अनुभव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, पर अनुभव एहसास का हाथ छुड़ाकर आस्था के पीछे फिर से भागकर छिप जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। यह देखकर एहसास का दिल टूट सा जाता है, फिर भी खुद को संभालते हुए, अनु देखो मुझे, मैं एहसास, तुम्हारी एंजल, तुम्हारी वो बचपन की छोटी सी गुड़िया, तुम्हारी बहन, तुम्हारी एंजल, अपने सेवियर की एंजल हूँ मैं। तुम अपनी एंजल को कभी नहीं भूल सकते।
प्लीज याद करो मुझे, अपनी एंजल को याद करो अनु। प्लीज अनु प्लीज। तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलती थी। अपने इन हाथों से खाना खिलाते थे तुम। अनु मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी एंजल को खाना नहीं खिलाओगे? तुम्हारे बिना हर दिन हर एक पल सदियों की तरह गुजारा है मैंने। प्लीज अनु, बता दो सबको कि तुम अपनी एंजल को कभी नहीं भूल सकते। प्लीज अनु, कुछ तो बोलो। तभी बीच में ही अतुल चिल्लाते हुए, बस करो ये सब एहसास। वो बीमार है, उसे तंग मत करो। उसे इन सब की नहीं इलाज की जरूरत है। एक बार अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी तो वो ठीक हो जाएगा। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अपने एक फ्रेंड को कॉल करने जा रहा हूँ। वो एक बहुत अच्छा मेंटल स्पेशलिस्ट है। ये कहकर वो अपना फोन निकालने लगता है। एहसास उन्हें फोन करते देख, अंकल प्लीज ऐसा मत करिए। मैं अनु को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। प्लीज एक मौका दीजिए मुझे। प्लीज अंकल। पल्लू बुआ भी, अतुल ये सब करने की क्या जरूरत है? बच्ची नहीं चाहती तो ये सब मत कर। बाकी सब भी अतुल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अतुल नहीं रुकता और डॉक्टर के पास कॉल कर देता है। तुम मेरी एंजल हो। अनुभव की आवाज़ सुनकर सब चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। अनुभव एहसास के पास आते हुए कहता है। एहसास को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो हड़बड़ाते हुए, हाँ मैं ही तुम्हारी एंजल हूँ अनु। अनुभव अब एहसास के पास आकर उसके आगे पीछे घूमने लगा। वो एहसास को इतने ध्यान से देख रहा था जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अब उसके चेहरे पर वो पहले जैसा डर नहीं था। सब मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि अनु अपनी एंजल को पहचान जाए। पर अचानक अनु ने अपना सर पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। सब उसे ऐसे देखकर हैरान परेशान हो गए। आस्था जल्दी से उसके पास आकर उसे देखने लगी। एहसास अनुभव का हाथ पकड़कर, अनु, अनु क्या हो रहा है तुम्हें? अनु मेरी तरफ देखो। अनुभव आंखें बंद किए हुए, मेरा सर, मुझे दर्द, ये कहते हुए वो बेहोश हो गया। एहसास के मुंह से चीख निकल गई। अधिकार और बसर जल्दी से अनुभव को उठाकर ऊपर कमरे की तरफ भागे। कुछ देर बाद कमरे में अनुभव बेड पर सो रहा था और वर्षा उसे चेक कर रही थी। वही एहसास कब से उसका हाथ पकड़े उसके जागने का इंतजार कर रही थी। बाकी सब भी काफी परेशान से कमरे में इधर उधर चल रहे थे। एंजल, अनुभव नींद में ही कुनमुनाते हुए कहता है। एहसास अनुभव का सर सहलाते हुए, अनु मैं यही हूँ। अनु आंखें खोलो, तुम्हारी एंजल तुम्हारे पास ही है। अनुभव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और इस बार एहसास की तरफ फिर से बड़े ध्यान से देखकर रोते हुए बहुत ही मासूमियत से, एंजल, एंजल कहाँ थी तुम? तुम कहाँ थी? बचा लो मुझे। वो सब मारते हैं मुझे। एंजल मुझे छोड़कर मत जाना। एंजल तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? बोलो ना एंजल। यह कहकर वो एहसास की गोद में सिर छिपा लेता है। अनुभव की हालत देखकर एहसास सिर उठती है। बाकी सबकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वहीं रह रहकर अतुल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एहसास अनुभव का सर सहलाते हुए, अनु, अनु डरो मत, मैं तुम्हें याद हूँ। थैंक यू सो मच अनु, अपनी एंजल को पहचानने के लिए। अनु तुम्हारी एंजल अब कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता अब। प्लीज डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। एहसास की बातें शायद बहुत हद तक अनु का डर कम करती हैं। एहसास अनु को ब्लैंकेट से कवर करते हुए, अनु तुम यहीं लेटो, मैं यहीं हूँ ठीक है? तुम अच्छे बच्चे हो ना, तो गुड बॉय की तरह आंखें बंद करके सो जाओ। ओके? एहसास की बात सुनते अनुभव किसी अच्छे बच्चे की तरह आंखें बंद कर लेता है। फिर एहसास उठकर सबके पास आती है। एहसास अतुल की तरफ देखकर, अनु ने अपनी एंजल को पहचान लिया है। धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा। मुझे मेरे प्यार पर पूरा यकीन है। स्नेहा और पल्लू बुआ एहसास के पास आ जाती हैं। स्नेहा एहसास के सर पर हाथ फेरते हुए, बेटा मुझे बस इतना पता है कि अनुभव तुम्हारा भाई है। उसकी हालत कैसे हुई, वो अब तक कहाँ था, यह सब मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। हाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनु यहीं रहेगा हमारे साथ। पल्लू बुआ भी अनु की तरफ देखकर, मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरे प्यार से एकदम ठीक हो जाएगा। हम सब तेरे साथ हैं बहू। बसल और रास्ता भी एक साथ, हम भी। एहसास को उन सबका सपोर्ट देखकर बहुत बहुत खुशी होती है। भाई अधिकार अतुल से, डैड अनु यहीं रहेगा, हमें डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अधिकार की बात सुनते ही अतुल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। एहसास को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। स्नेहा एहसास को दुखी देखकर, बेटा परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ अतुल से।
यह कहकर वो पल्लू बुआ के साथ अतुल के पीछे चली जाती हैं। अधिकार बसल और आस्था से बसल वर्षा के साथ जाकर उसका सारा लगेज यहाँ ले आओ, और आस्था तुम अनु और मिसाज के लिए कुछ खाने को ले आओ। बसल और आस्था उसकी बात सुनकर तुरंत अपना अपना काम करने निकल जाते हैं। वर्षा भी उनके साथ चली जाती है। उनके जाते ही अधिकार भी कमरे से बाहर जाने लगता है, पर तभी एहसास पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। वर्तमान, तुम्हारे सांसों की डोर मैं यहीं काट दूं, इससे पहले बको, यह सब कैसे हुआ? टोनी पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो अतुल से अपनी कॉलर छुड़ाकर हड़बड़ाते हुए, मुझे माफ कर दो सर जी, वो अनुभव जिंदा हो सकता है, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। मुझे आज ही पता चला कि वो जिंदा है। मेरे आदमी अधिकार को मारने के लिए उसके पीछे गए थे। वहीं जंगलों में उन्हें अनुभव दिखा। जब तक वो उसका पीछा करते तब तक वो गायब हो गया। यही बताने के लिए मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मेरा मेरा यकीन करो, मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर अपने इन्हीं हाथों से अनुभव को पहाड़ी से धक्का दिया था। इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई बच सकता है, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सच कह रहा हूँ, अनुभव मर चुका था। ये सब क्या है, कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अतुल फिर से चिल्लाते हुए, तुम्हारा सपना हकीकत बन चुका है। वो जिंदा सही सलामत है। जब तक वो जिंदा है तब तक हम पर मौत की तलवार लटक रही है, समझे तुम? इस बार टोनी भी उसी की तरह चिल्लाते हुए, गलती तो तुम्हारी भी है ना। एक तो उस लड़की को जिंदा रखा, दूसरा उसे अपने ही घर में लाकर बिठा दिया, और मुझसे झूठ बोलते रहे कि तुम जानते ही नहीं कि वो लड़की है कहाँ। मेरे साथ ये गेम खेलने की वजह बता सकते हो तुम? क्यों अपना प्लान सिर्फ अपने तक रखा तुमने? अगर आज मैं तुमसे कांटेक्ट करने चुपके से तुम्हारे घर नहीं पहुंचता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम हमारे दुश्मनों के साथ एक ही घर में रहते हो। यह सब करने की वजह बता सकते हो, या फिर सब कुछ खराब होने की जिम्मेदारी अकेली मेरी ही है? क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। क्योंकि मेरा खेल सिर्फ मुझे पता होना चाहिए। मैं एक हाथ से किसी को जान से मार दूं, तो मेरे खुद के दूसरे हाथ को उसकी भनक नहीं लगती। मेरे दिमाग में क्या है, यह सिर्फ मेरा दिमाग जानता है। मुझे भी नहीं पता होता कि मेरा दिमाग कब, कैसे और क्या सोचता है, समझे तुम? रही बात कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं, तो हम दोनों के बचे रहने के लिए ही मैं ये नाटक करता रहा। अतुल सिंघानिया सिर्फ तुम्हारे सामने सरजी है, बाकी दुनिया के सामने मेरी पहचान अलग है। यहाँ से अलग होते ही मेरा खेल भी अलग है। ये कहकर अतुल सोफे पर बैठ जाता है। टोनी फिर से चिल्लाते हुए, तो बताओ ना, क्या खेल था तुम्हारा? मुझे जानना है कि तुमने मुझे अपने किसी प्लान में शामिल क्यों नहीं किया। बोलो, जवाब दो। अतुल चिल्लाते हुए, क्योंकि ये मेरी दुश्मनी है, क्योंकि ये मेरा अकेले का बदला है। टोनी हैरानी से, दुश्मनी और बदला? हाँ, दुश्मनी। ये जंग आज से नहीं, 40 साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। एहसास और अनुभव के माँ बाप आनंद और अनीता मेरे स्कूल फ्रेंड थे। हम सब एक साथ पढ़ते, एक साथ खेलते और एक साथ रहते। धीरे धीरे जब हम बड़े हो गए, तो मेरे मन में अनीता के लिए प्यार पनपने लगा। धीरे धीरे मुझे अनीता से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वैलेंटाइन डे के दिन मैंने आनंद के साथ मिलकर अनीता को प्रपोज करने का प्लान बनाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं बड़ी शिद्दत से उस दिन का इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार खत्म हुआ, वो दिन भी आ गया। कॉलेज में लोगों के सामने मैंने अनीता को प्रपोज किया। उसी वक्त सब कुछ बदल गया। उस धोखेबाज ने सबके सामने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और उस आनंद को प्रपोज कर दिया। मेरा जिगरी यार आनंद भी दगेबाज निकला। उसने अनीता को हाँ कहकर मुझे ज्ञान दिया कि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। अनीता अगर मुझसे प्यार करती है, तो तू उसकी जिंदगी से दूर हो जा। हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी बनी रहेगी। उस दिन मेरे प्यार, मेरे दिल, मेरे भरोसे के टुकड़े टुकड़े हो गए। चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये दर्द उस दिन मेरे सीने में दफन हो गया, एक तूफान लाने के लिए। मैंने खुद से वादा कर लिया कि मैं इन सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। धीरे धीरे वक्त बीता और हमने एक साथ मिलकर हमारा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस आनंद ने बाद में शर्त रख दी कि कंपनी के शेयर हम तीनों में बराबर बंटेंगे। ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था और उनकी कंडीशन मुझसे अच्छी थी। उन्होंने कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाया है, ये कहकर कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर अपने नाम कर लिए। कुछ दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में अनंता आई। वो हमारे ऑफिस में ही काम करती थी। मेरा दिल उस पर आ गया। टोनी बीच में ही, अनंता अनाथ आश्रम की मालकिन अनंता ना? अतुल लंबी सांस लेकर, हाँ भाई, मेरी जिंदगी में अनंता आई, पर वो भी साली धोखेबाज निकली।
उसका मेरे ही ऑफिस के एक स्टाफ के साथ अफेयर चल रहा था। मुझे उस अनंता का चेहरा देखकर उसमें उस अनीता की परछाई दिखती थी। पर इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने अनंता के वो बॉयफ्रेंड को मरवा दिया। अनंता अकेली पड़ गई। उस पर प्रेशर डालकर और उसके सामने अच्छा बनकर मैंने उससे शादी कर ली। मुझे लगा कि मैं इस बार जीत गया, पर नहीं, इस बार भी मुझे धोखा मिला। शादी के पहले दिन ही मुझे पता चला कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मेरा अनंता का बहुत झगड़ा हुआ। दिल तो किया उसको जान से मार दूं, लेकिन उस अनंता का बाप एक बड़ा पॉलिटिशियन था। मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैं अक्सर इसके जरिए इसके बाप से बहुत पैसे निकलवाता था। वो मेरी बीवी तो नहीं बन सकी, पर मेरी तिजोरी जरूर बन गई। इधर आनंद और अनीता की भी शादी हो गई। उनकी शादी के बाद हमारी आपस में नहीं बनी और हमारा बिजनेस भी अलग हो गया। अनंता ने अधिकार को जन्म दिया। सालों बीत गए। आनंद और अनीता का बिजनेस अब तक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। उनसे उलट मेरे बिजनेस में मुझे बहुत लॉस हुआ। अनंता मुझसे अलग रहती थी और मैं अनंता के बच्चे को अपने साथ रखता था, ताकि अनंता को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले सकूं। लेकिन वक्त ने तब मेरे मुंह पर तमाचा मारा, जब मेरे टॉर्चर से तंग आकर अनंता ने सुसाइड कर लिया और उसके मरने के सदमे में उसका बाप भी मर गया। मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाना पड़ा। जब आनंद और अनीता को इन सब का पता चला, तो वो मेरे हमदर्द बनकर मेरे ऊपर हंसने आए। मुझे अपनी कंपनी में काम दिया। उस दिन से मेरे बदले की शुरुआत हो गई। मैंने धीरे धीरे उनका भरोसा जीता और उनके करीब हो गया। उनके दोनों बच्चे अधिकार और एहसास मुझे पसंद करने लगे। उन्होंने मिलकर अनंता अनाथ आश्रम बनवाया और उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी। मैंने उनका भरोसा जीतकर उनकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस के कागजात, सब उनका साइन लेकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। उन्हें कुछ पता चले इससे पहले उन्हें मारने का प्लान बनाया और एक दिन सही मौका देखकर मैंने उनका एक्सीडेंट करवा दिया। उनके बच्चों को बहला फुसलाकर उनको उसी अनाथ आश्रम में डाल दिया, जो उनके खुद के माँ बाप ने औरों के बच्चों के लिए बनवाया था। सब कुछ हासिल करके एक नई शुरुआत की। स्नेहा से शादी हुई। आस्था इस दुनिया में आई। पर अच्छे बनने के लिए मैंने अधिकार को अपने साथ रखा, लेकिन स्नेहा और अधिकार के बीच दूरियां पैदा कर दी। वही अधिकार के मन में उसकी सगी माँ के लिए नफरत के बीज बो दिए। इधर धीरे धीरे अनुभव बड़ा होने लगा। एहसास तो पागल थी, पर अनुभव बहुत समझदार था। मैंने सोचा कि किसी तरह इसे भी मरवा दूं, पर उसी समय एक नया बवाल आ गया। मुझे आनंद और अनीता की एक वसीयत मिली, जिसके मुताबिक उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनके दोनों बच्चों में बराबर बटी थी। आगे चलकर अगर अनुभव या एहसास को कुछ होता, तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी बचे हुए एक के पास चली जाएगी। पर उन दोनों को ही कुछ हो गया और वो नहीं रहे, तो सारी प्रॉपर्टी शहर के किसी बड़े सरकारी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। अब मेरे पास उनको खुद से जोड़े रखने और जिंदा रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनके सामने अपनी छवि अच्छी बनाकर रखी। अनुभव को पढ़ाया लिखवाया, ताकि वो कभी मेरे ऊपर शक न करे। लेकिन एहसास जैसे जैसे बड़ी होती गई, मेरा उस पर दिल आता गया। एक वक्त पर मुझे उसकी तलब महसूस हुई। आगे तुम जानते ही हो कि क्या हुआ। यह सब सुनकर टोनी का सर घूम गया। फिर भी खुद पर काबू रखकर तो एहसास को जिंदा रखने की वजह समझ आ गई। पर तुमने उसकी शादी अपने बेटे से क्यों की? क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर एहसास मेरी नज़रों से दूर हो जाती, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी खतरे में पड़ जाती। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने उसकी शादी धोखे से अधिकार से करवा दी, ताकि वो मेरे सामने रहे। मुझे लगा कि अधिकार एहसास की सच्चाई जानने के बाद अपनी माँ की तरह उससे भी नफरत करेगा। पर पता नहीं कैसे उन दोनों के बीच ये प्यार मोहब्बत आ गया। मैंने अधिकार को भड़काने के लिए अपनी बहन पल्लू को बुलाया और उसे एहसास की सच्चाई बता दी, ताकि वो भी एहसास से नफरत करे। पर वो पल्लू भी उसकी भक्त बन गई। हर कोई धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। मेरा खेल मेरे पे ही उल्टा पड़ गया। बची कुची कसर उस अनुभव ने आकर पूरी कर दी। यह कहकर अतुल जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है। टोनी, तो अब क्या करोगे तुम? अतुल उठते हुए, इंतजार, सही वक्त का इंतजार। सब कुछ मेरे होकर भी मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं यह सब रेत की तरह अपनी मुट्ठी से फिसलने नहीं दूंगा। अनुभव पागल हो चुका है। उसका पागलपन मैं कभी ठीक नहीं होने दूंगा। एक और चीज करनी है मुझे। खुद को बचाने के लिए मुझे अब एक और बलि लेनी ही पड़ेगी। टोनी डरते हुए, किसकी बलि लोगे? अतुल एकटक देखते हुए, अधिकार की बलि। इस खेल में मैंने उसे नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब गलती सुधारने का टाइम आ गया है। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा।
उसकी हंसी की गूंज आज टोनी का दिल भी दहला रहा था। इधर अधिकार जैसे ही कमरे से निकलने को होता है, एहसास पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। अधिकार बिना पीछे मुड़े, मिस आस, क्या कर रही हैं आप? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे कुछ काम है, प्लीज मुझे जाने दें। अधिकार के अपनी बात पूरी करने से पहले ही एहसास पीछे से ही उसके गले लग जाती है। अधिकार एहसास की इस हरकत से हैरान हो जाता है, फिर भी कुछ सोचकर वो अपने सीने से एहसास का हाथ हटाने की कोशिश करने लगता है। जब एहसास अपने हाथ को उस पर और कस लेती है, तो अधिकार हल्के गुस्से से, मिस आस, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। ये कहते कहते वो बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसे अपनी शर्ट पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। अधिकार झटके से एहसास का हाथ छुड़ाकर उसे अपने सामने करके, मिस आस, आप रो रही हैं? एहसास की आंखें अब तक गहरी लाल हो चुकी थीं। अधिकार उसके आंसू पोंछते हुए, मिस हास, क्या हुआ आपको? अब तो अनु भी आ गया, फिर आप रो क्यों रही हैं? अगर आपको डैड की बातें बुरी लगी हैं, तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो बस अनु के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। प्लीज़ आप रोइए मत, वो मान जाएंगे, मैं उन्हें मनाऊंगा। प्लीज़ मिस्टर हक, बंद कर दीजिए मेरी इतनी परवाह करना। मुझे आपकी आदत पड़ गई तो मैं सह नहीं पाऊंगी। कितने एहसान करेंगे आप? कितनी बार मेरे लिए लोगों से लड़ेंगे? हाँ, कितनी बार करेंगे? आपको नहीं पता आपने मेरे लिए क्या किया है। आपने नई ज़िंदगी दी है मुझे। लोगों का जन्म सिर्फ़ एक बार होता है, और आज आपने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। एक नया जन्म दिया है मुझे। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। डर लगता है कि कहीं आप मेरी वजह से मुझसे दूर ना हो जाएँ। डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से आपको कुछ हो ना जाए। डर लगता है कि कहीं खो ना दूँ आपको। आप आपको कुछ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? आप आप, ये कहकर वो तेज तेज रोने लगी है। घबराहट में उसकी सांसें फूलने लगी थी, और शब्द उसके मुंह में ही अटक रहे थे। इतने में ही अधिकार एक झटके से एहसास को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। एहसास भी जैसे बहुत डरी हुई थी, वो भी अधिकार को इतनी मजबूती से अपने बाहों में कस लेती है, जैसे उससे अलग होते ही अधिकार उसकी जिंदगी से कहीं दूर चला जाएगा। वहीं अधिकार को एहसास की हर बढ़ती धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे एहसास के कांपते शरीर से वो कितनी ज़्यादा घबरा गई है, यह साफ पता चल रहा था। अधिकार पूरी कोशिश कर रहा था कि एहसास नॉर्मल हो जाए। अधिकार एहसास को अपनी बाहों में कसते हुए, मिस हास, आपने ऐसा क्या सोच लिया कि आपको इतना डर लग रहा है? अगर आप मेरे लिए डर रही हैं, तो प्लीज़ खुद पर काबू रखिए। मुझे कभी कुछ नहीं होगा। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा अब। प्लीज आप ऐसे खुद को तकलीफ मत दीजिए। एहसास सिसकते हुए, नहीं, नहीं, आपको कुछ हो गया तो, आपको मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। अधिकार एहसास का कंधा पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए कहता है। एहसास जैसे होश में आती है, वो अधिकार की तरफ एकटक देखने लगती है। अधिकार उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, मिस आस, चुप हो जाइए, अब कुछ भी नहीं होगा मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, अब कुछ गलत नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। अनु हमारे पास है। सब ठीक हो गया है, और जो अभी भी गलत है, वो सब मैं सही कर दूंगा। भरोसा रखिए मुझ पर। आपका मिस्टर हक आपके साथ, आपके अनु के साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। आप पर, अनु पर, हमारे बच्चे पर आने वाली हर मुसीबत पहले मुझसे होकर गुजरेगी, और मैं उसे कभी आप सब तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, कभी नहीं। अनु ने आपको अपनी बेटी की तरह पाला था, अब मैं और आप उसकी एंजल अनु को अपने बेटे की तरह पालेंगे। मेरे लिए आपसे जुड़ी हर चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सब मेरी है, सब अजीज है मुझे। उन सब पर सिर्फ मेरा हक है। आप पर मेरा हक है। मेरी मिसाज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरा हक, वो खुदा तो क्या, आप भी मुझसे नहीं छीन सकती। समझिए आप? यह कहकर अधिकार एहसास के माथे को चूम लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं एहसास पत्थर की मूरत बनी बस अधिकार को जाते हुए एकटक देखती रहती है। अधिकार, आपको अनु कहाँ मिला? उसकी ऐसी हालत कैसे है? प्लीज बताइए ना, अनु के साथ क्या हुआ है? प्लीज बताइए। ये कहते कहते बरसा फपक पड़ी। उसे ऐसे बिलखते देख आस्था उसका हाथ कसकर पकड़कर, बरसा दी, प्लीज आप हिम्मत रखिए। आपकी हिम्मत टूट गई तो भाभी को, अनुभव जी को कौन संभालेगा? बसल भी वर्षा के पास आकर, हाँ वर्षा जी, प्लीज हिम्मत रखिए। अनु आ गया ना, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है?
अब देखिएगा आप, वो बहुत जल्द पहले जैसा हो जाएगा। बीते कल के पुराने घाव भरने में वक्त तो लगता है ना, और इस वक्त में रखा गया हमारा सब्र। भगवान पर हमारा भरोसा हमें जीत जरूर देगा। अभी तक अनु का वापस आना ही नामुमकिन सा लगता था आपको। देखिए वो आ गया ना। अब उसका ठीक होना आपको नामुमकिन लगता है। देखिएगा ये भी एक दिन हकीकत बन जाएगा। अनु एकदम पहले जैसा हो जाएगा। भगवान पर भरोसा बनाए रखिए। उनकी बातें सुनकर वर्षा को बहुत हद तक राहत महसूस होती है। वो खुद भी एक डॉक्टर है। उसे पता है कि अनुभव को इस हालत में कैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसलिए उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। वहीं सबका भरोसा देखकर उसे थोड़ी हिम्मत भी मिलती है। वहीं अब तक अधिकार खामोश सा कमरे में ही चहलकदमी कर रहा था। फसल उसके पास आकर, अधिकार अब तो बता, तूने अनुभव को कैसे ढूंढा? कहाँ मिला वो तुझे? अधिकार उसकी बात सुनकर एकटक उसकी तरफ देखकर, फिर आस्था की ओर देखकर लंबी सांस भरते हुए। फ्लैशबैक। स्नेहा के बर्थडे का दिन, रात में। हेलो भाई, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से कॉल कर रही हूँ मैं। डैड और मम्मा को भी किया, पर किसी ने कॉल पिक नहीं की। किसी को मेरी याद भी नहीं आई, या घर में पार्टी करने के चक्कर में सब मुझे ही भूल गए? भाई कुछ बोलो ना। कब से पकड़ पकड़ कर रही हूँ मैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या हुआ आपको? भाभी से लड़ाई हो गई क्या? या मम्मा ने कुछ बोला आपको? बोलो ना, क्या हुआ? आस्था के इतना बोलने पर भी अधिकार चुप ही रहा। दरअसल अधिकार एहसास की कई बातों से काफी दुखी हो चुका था। उस पर आस्था का वीडियो कॉल करना उसे और गुस्सा दिला रहा था, पर वो काफी हद तक खुद पर कंट्रोल कर रहा था। इतना कहने पर भी अधिकार जब कुछ नहीं बोलता है तो आस्था को काफी बुरा लगता है। वो उदास होकर, सॉरी भाई, इतनी रात में परेशान किया इसके लिए। वो आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपको ये वीडियो कॉल कर दिया, ताकि आप सबको खुश देखकर मेरी थोड़ी थकान कम हो जाए। खैर कोई बात नहीं, आप पार्टी एंजॉय करो, मैं बाद में बात कर लूंगी। ये कहकर रास्ता कॉल कट करने लगी। रुको छोटी, अधिकार बीच में ही उसे रोकता है। हाँ भाई बोलिए, कैसी हो तुम? खाना खाया तुमने? ठीक हूँ भाई, खाना भी खा लिया है। आप बताओ, आप कैसे हो? बाकी सब कैसे हैं? और पार्टी कैसी चल रही है? अधिकार गर्म सांस छोड़ते हुए, मैं और बाकी सब भी ठीक हैं। पार्टी खत्म हो गई, बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी ना, इसलिए। आस्था, ये भी सही है। यहाँ मैं भी इमरजेंसी में आई हूँ। कुछ पेशेंट की तबीयत खराब हो गई थी, तो कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट को यहाँ आना पड़ा। अभी तो सब सो रहे हैं। सुबह तक सब सही रहे तो अच्छा है, वरना इन्हें रेफर करना पड़ेगा। अधिकार उसकी बात सुनकर परेशान सा। तुम तो ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ जाऊं? आस्था मुस्कुराते हुए, नहीं भाई मैं ठीक हूँ। ये सब भी ठीक है। आप भी देख लो सबको, देखो कितने आराम से सो रहे हैं। ये कहकर रास्ता फोन का बैक कैमरा ऑन करके अधिकार को कैंप के अंदर लेटे मरीजों को दिखाने लगती है। देखिए भाई, ये सब इसी गांव में रहते हैं। थोड़े गरीब है ना, इसलिए अच्छे से अपना ध्यान नहीं रख पाते। जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम अपनी तरफ से भी इनकी हेल्प करेंगे। ओके भाई। यहाँ देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बहुत क्यूट हैं। गांव के बाकी लोग भी अच्छे हैं, और ये तो यहाँ का सबसे प्यारा बड़ा बच्चा है। भगवान ने बहुत बुरा किया है इसके साथ, फिर भी इसने हार नहीं मानी। बहुत स्ट्रांग है। और हाँ, ये इस गांव का भी नहीं है, अपनी फैमिली से दूर हो गया है। बच्चा है पर बहुत अच्छा है ये। इस बेचारे को एंजल नाम के अलावा कुछ याद ही नहीं है। बस पता नहीं किसी एंजल को ही बुलाता रहता है। पता नहीं कहाँ है इसकी एंजल। इसे तो एंजल, अधिकार बीच में ही बोलता है। हाँ एंजल, पता नहीं कौन है इसकी। इसकी बातों से लगता है कि इसकी बेटी होगी। खैर मैं तो बस, बहन है। अधिकार की यह बात सुनते ही आस्था के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। भाई आपको कैसे पता कि ये इसकी बहन ही होगी? मुझे उसका चेहरा अच्छे से दिखाओ, और वो वहां उस गांव में कैसे पहुंचा ये भी पता करो। अधिकार उसकी बात सुनी कर उसे अपनी बात कहता है। आस्था उसकी बात का अनुसरण करते हुए जल्दी से उस लड़के का चेहरा उसे फोन से अच्छी तरह से दिखाती है। उसका चेहरा देखते ही अधिकार के होश उड़ जाते हैं। अनु। उसे देखते ही अधिकार के मुंह से यह नाम निकलता है। आस्था अब और ज्यादा परेशान हो जाती है अपने सवालों के जवाब के लिए। आस्था सवालिया नजरों से अधिकार की तरफ देखने लगती है, पर अधिकार खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। अधिकार की तरफ से कोई जवाब ना पाकर आस्था, भाई अब मुझे डर लग रहा है, प्लीज बताइए ना, आपको इनका नाम कैसे पता? आप जानते हो इन्हें, प्लीज बताओ ना। आस्था, अनु को क्या हुआ है? उसकी ऐसी हालत कैसे हुई है? अधिकार के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। भाई कुछ महीने पहले इन्हें गांव वालों ने पहाड़ी के पास घायल अवस्था में पाया था।
इन्हें बहुत गंभीर चोटें लगी थी। इनकी हालत देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि किसी ने इन्हें बेरहमी से मारा होगा और फिर पहाड़ी से फेंक दिया होगा। पर शायद ये पहाड़ी के किसी पेड़ पर फंस गए थे और वहीं से धीरे धीरे ऊपर आ गए थे। इन्होंने उस हालत में ये सब कैसे किया, ये सब भगवान ही जानते हैं। गांव वालों ने गांव के वैद्य को दिखाया तो उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों से इनकी मरहम पट्टी कर दी। काफी दिनों तक ये कोमा में रहे। अभी कुछ एक महीने पहले ही कोमा से बाहर आए हैं। यहाँ गांव के लोग बहुत पिछड़े इलाके से हैं, इसलिए इन्हें कोई यहाँ से बाहर किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया और वक्त पर सही इलाज ना मिलने की वजह से इन्हें कई सारी प्रॉब्लम हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये दिमाग से अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा छोटे हो गए। बच्चों की तरह हंसना, खेलना, कूदना, गुस्सा करना सब करते हैं, पर बार बार किसी एंजल का नाम लेकर कभी खुश हो जाते हैं और कभी रोने लगते हैं। गांव वाले अपने हिसाब से इनका बहुत ध्यान रखते हैं, पर समाज आज भी कहीं ना कहीं पीछे ही है। दिमाग से बीमार इंसान इनके लिए पागल ही है। तो कुछ लोग इन्हें बहुत परेशान करते हैं। बच्चे इन्हें पागल समझकर बहुत मारते हैं, चिढ़ाते हैं। 2-3 दिन पहले किसी बच्चे ने इन्हें पत्थर मार दिया था। बहुत चोटें लगी हैं इनको। हम यहाँ इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर वो इनके लिए काफ़ी नहीं है। हमें और भी मेडिसिन हेल्प चाहिए। आस्था की बात खत्म होने के साथ ही अधिकार की आंखों से आंसू बह निकले। आस्था ने पहली बार अधिकार को रोते देखा था। वो भी अधिकार की आंखों में आंसू देखकर रो पड़ी। अधिकार खुद को मजबूत करते हुए, आस्था मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अभी इसी वक्त। मैं तुम्हारे हेड से बात करता हूँ। हम आज ही अनु को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। और हाँ, यह बात मेरे अलावा किसी और से मत करना। मैं वहां पहुंचकर सब बताता हूँ तुम्हें। जी भाई, यह कहकर आस्था फोन कट कर देती है। वर्तमान। तो तू इसलिए उस रात से गायब हो गया था? तू पागल है। कम से कम मुझे तो बता देता ना। एहसास कितनी ज्यादा परेशान थी। एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में। यह कहकर बसल अधिकार से मुंह फेर लेता है। अधिकार उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर, बसल मेरे पास किसी को कुछ बताने का, किसी से कुछ कहने का टाइम नहीं था। वहां से मैं और आस्था अनु को लेकर उस शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल गए। डॉक्टर की बेस्ट से बेस्ट टीम बुलाई गई। अनु का पूरा ट्रीटमेंट हुआ। वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। रही बात मेरी सास की, तो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं मेरी सास को राखी के दिन ही उनका भाई, उनका अनु ने लौटाऊंगा। तुम जानते हो, अगर मैं मेरी सास को तब कुछ बताता तो वो पैनिक हो जाती। अगर मेरी सास या वर्षा अनु को उस हालत में देखती तो टूट जाते। मैं उन्हें टूटते नहीं देख सकता था। अब अनु पहले से काफ़ी ठीक है और एक दिन पूरी तरह से भी ठीक हो जाएगा। बसल को अधिकार की बातें सुनकर समझ आता है कि अधिकार ने यह सब सोच समझ कर ही किया होगा, इसलिए वो मुस्कुरा देता है। वहीं अधिकार अब वर्षा के पास जाकर बैठता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़कर, वर्षा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अनु को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे पूरा भरोसा है मेरी सास, और तुम उसे ठीक कर दोगी। बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत हिम्मती हो। तुम कर लोगी। दुनिया की कोई भी ताकत प्यार से ऊपर नहीं है। कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ में असर होता है। अनु को तुम्हारी इसी प्यार की और दुआ की जरूरत है। बाकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सिर्फ बहन कहा नहीं, बल्कि माना भी है। मेरे लिए तुम आस्था जैसी ही हो, और मैं अपनी बहनों को कभी दुखी नहीं देख सकता। वर्षा को आज पहली बार अनु के अलावा किसी से इतना प्यार और सपोर्ट मिला था। खुशी से उसके आंसू छलक उठते हैं। वो अधिकार के गले लगकर, थैंक यू भाई, मुझे मेरे सुहाग के साथ साथ एक बड़ा भाई देने के लिए। अधिकार भी उसकी बातों पर मुस्कुरा देता है। वहीं आस्था अधिकार को घूरते हुए, नई बहन मिल गई तो पुरानी भूल गए? ओल्ड इज गोल्ड, पता है ना। अधिकार और वर्षा उसकी बात सुनते ही हंस पड़ते हैं। दोनों अपनी बाहें फैला देते हैं और रास्ता भी चहकते हुए उनके गले लग जाती है। इधर बसल नम आंखों से बस मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहता है। अधिकार अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर, ए छोटा भीम की छुटकी, तू भी इनसे कम नहीं है, आजा। अधिकार की बात सुनते ही बसल पहले मुंह बनाता है, फिर झटके से तीनों के गले से लिपट जाता है और सब एक साथ हंसने लगते हैं। कुछ घंटे बाद एहसास अनुभव के पास जमीन पर ही न जाने कब से बैठी बस उसे ही निहार रही थी, जैसे वो अनुभव के चेहरे पर अपना खोया सुकून ढूंढ रही हो। वो सुकून एहसास को मिल भी रहा था। वही अनुभव किसी छोटे से बच्चे की तरह खुद में सिमटा सुकून की नींद सो रहा था। एहसास अनुभव के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके हाथ की बंधी राखी को चूमते हुए, आज मेरी बनाई इस राखी को इसकी सही जगह देखकर बहुत सुकून मिल रहा है।
बहुत मिस किया मैंने तुम्हें अनु, बहुत ज़्यादा। कभी कभी बहुत भूख लगती थी, पर दिल करता था कि तुम अपने हाथ से खिलाओ। खुद के हाथ से खाती थी तो भूख ही खत्म नहीं होती थी। पता है तुम हंस रहे हो मुझ पर, लेकिन बहुत याद आई मुझे तुम्हारी, तुम्हारे उस स्पेशल वाले प्रोग्राम की। ये कहते कहते उसे वो दिन याद आ गया और वो हंस पड़ी। पर अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, एहसास सिसकते हुए। आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। जब सब सही था तो तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी जीना भूल जाते थे, और आज भी मेरी वजह से तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो। कितनी बार किस किस बात के लिए माफी मांगू तुमसे। मेरी जैसी बदकिस्मत बहन पाकर तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो गई। मेरी वजह से मम्मा पापा इस दुनिया में नहीं रहे, अनाथ हो गए हम। तुम सबसे कहते रहे कि उस दिन आइसक्रीम खाने की जिद तुमने की थी, पर सच तो यह था कि वो जिद मेरी थी। मेरी वजह से मम्मा पापा हमसे दूर हो गए। कभी कोई मुझ पर इल्जाम ना लगाए इसलिए तुम सबसे झूठ बोलते रहे। उस एक जिद ने हमारा पूरा बचपन खराब कर दिया। फिर दूसरी बार तुम्हें छोड़कर बाहर जाने की जिद की, और देखो हम सबकी किस्मत बदल गई। मेरी वजह से वर्षा ने कितना दुख सहा, यहाँ तक कि अपना बच्चा भी खो दिया। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। हो सके तो माफ कर देना मुझे। मैंने तुमसे जुड़ी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। मेरी कोख में पल रहा ये बच्चा भी मेरी बुरी किस्मत के साए में आ गया। ऐसी बदकिस्मत माँ मिली उसे कि पैदा होने से पहले ही ना जाने कितने लांछन अपने नाम से जोड़ लिए। अब मिस्टर हक भी मेरी जिंदगी में आकर खुद को बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों नहीं समझ रहे कि मैं उनके लायक नहीं हूँ? कैसे समझाऊं उन्हें, कैसे दूर जाऊं उनसे? ना मैं उन्हें रोक पा रही हूँ, ना अपने दिल को। बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। अपना अतीत भूलकर एक नई शुरुआत करूं तो मेरे साथ मेरी बुरी किस्मत भी उनके साथ जुड़ जाएगी। और अगर उनसे दूर भागूं तो पल पल उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दूं। क्या करूं मैं, किधर जाऊं? अनु प्लीज उठो ना, बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं? यह कहकर एहसास भी लखने लगी। वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। एहसास झटके से ऊपर देखती है तो वर्षा उसे ही देख रही थी। वर्षा भी एहसास के पास ही बैठकर अनुभव की तरफ देखकर, तुम हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारा अनु तुम्हारे पास आ जाए। अनु को ढूंढने के लिए तुम खुद को भी भूल गई। वो सब किया जो एक लड़की के लिए नामुमकिन था। लेकिन देखो अनु को ढूंढकर कौन लाया? अधिकार भाई। तुम्हारी एक आह पर, तुम्हारे एक आंसू पर अधिकार भाई अपनी जान तक लुटा सकते हैं। उन्होंने खुद से वादा किया था कि इस राखी वो तुम्हारे अनु को तुमसे मिलवा कर रहेंगे। और देखो उनकी उस सच्ची नियत को भगवान ने पूरा कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी कोशिश में कोई कमी थी। तुम्हारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी एहसास। बस भगवान तुम्हें इशारा दे रहे हैं कि तुम चाहो या ना चाहो, पर वो तुम्हारी किस्मत अधिकार से जोड़ चुके हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे दर्द का हर जरिया अब अधिकार भाई है। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी वो तुम्हें गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं। उन्होंने पहले क्या किया मुझे नहीं पता, और ना ही मैं उन्हें गलत समझती हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी किया तो अपनी हद में रहकर किया, कभी अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करते हैं। उनकी मोहब्बत उनकी आंखों में दिखाई देती है एहसास। कैसे तुम उस मोहब्बत को नज़रअंदाज कर सकती हो? क्योंकि मुझे उनकी मोहब्बत से डर लगता है, खुद से डर लगता है, तुम्हारे भगवान से, उनकी बनाई किस्मत से डर लगता है। मुझे पता है मेरे पास खुशियाँ नहीं रुकती। मिस्टर हक अगर मुझे मिले तो वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, और वो खुदा मेरी खुशी छीन लेगा तो मैं मर जाऊंगी। कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी खुद को। मिस्टर हक का भरोसा आज है, पर कल उन्हें मुझ में कमी दिखी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं खुद अपनी सच्चाई भूलना नहीं चाहती। वर्षा, आप जानती हैं कि दुनिया सीता से भी उसकी पवित्रता का सबूत मांग लेती है। तो मैं कौन हूँ, क्या वजूद है मेरा? मेरी पवित्रता तो बची ही नहीं है। अगर मिस्टर हक ने मुझ पर उंगली उठाई तो नहीं दे पाऊंगी मैं उन्हें कोई सबूत। नहीं साबित कर पाऊंगी कि मेरा मन सच्चा है। मेरे दिल में, मेरे वजूद में, मेरे खून के कतरे कतरे में और मेरी रूह में सिर्फ अधिकार है। कहाँ से दूंगी मैं उन्हें अपने जिस्म का सबूत? मिस हास। इसी के साथ एक झन्नाटेदार थप्पड़ एहसास के गालों पर पड़ता है, और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ती है। भाई, वर्षा सामने अधिकार को देखकर चिल्लाते हुए कहती है। भाई, अधिकार जलती आंखों से एहसास की तरफ देख रहा था। उसके हाथ की कसती मुट्ठियों से उसके गुस्से का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। अधिकार की आंखों में आंसू थे, जिनमें उनके दिल का दर्द और उसके गुस्से की आग साफ दिख रही थी। बरसा चाह कर भी उसके गुस्से के आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं एहसास के गालों पर अधिकार की उंगलियों के निशान छप चुके थे। आंखों से आंसू बह निकले थे। एहसास पलटकर अधिकार की तरफ देखकर हैरानी से
मिस्टर हक, नाम भी मत लीजिए मेरा। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं। छी! ये कहकर अधिकार अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इधर उधर चलने लगता है। अगले ही पल अधिकार तेजी से एहसास के ऊपर आकर उसे झंझोड़ते हुए, आप मेरे लायक नहीं है ना? अगर यही चीज आपके साथ हमारी शादी के बाद होती तो क्या करती आप? यही नहीं, आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती मेरे साथ? मुझे मारती, मुझे छोड़ देती, या दुनिया की तरह मुझे कटघरे में खड़ा कर देती? बोलिए, क्या करती आप? बोलिए ना। एहसास उसकी तेज आवाज से ही सहम जाती है। अधिकार उस पर अपना हाथ और कसते हुए, मैं बताता हूँ आप क्या करती। आप अगर मुझे सच्चा प्यार करती तो मेरे साथ खड़ी होती, मेरे लिए लड़ती, हमारे प्यार के लिए। आप सब कुछ हंसते हंसते सह जाती। समझिए आप, यही जो आपके साथ हुआ वो हमारी माँ के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ हो जाए तो हमें उनसे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, मार देना चाहिए उन्हें। अरे वो तो खुद जीते जी मर गई हैं, फिर उन्हें छोड़कर मारकर क्या फायदा है? बात तो तब है ना जब हम उनके साथ खड़े रहें, उन्हें प्यार दें, उन्हें जिंदा करने की कोशिश करें। इंसान का जिस्म ही सब कुछ है तो क्यों पूछते हैं लोग भगवान को? वो तो सिर्फ पत्थर की मूरत है ना। और कुछ तो उस पत्थर को भी नहीं मानते, बल्कि सब कुछ भगवान ही समझते हैं। तो फिर इंसान का जिस्म क्यों मायने रखता है? उसका मन, उसका दिल, उसकी रूह क्यों नहीं मायने रखती? एक लड़की की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है जो बिकने से बिक जाए, और ना ही कोई चीज है जो कोई भी ऐरा गैरा उसे लूट ले। एक लड़की की इज्जत उसका स्वाभिमान है, जिसे वो कभी नहीं भूलती। उसका स्वाभिमान कोई कभी तोड़ नहीं सकता। वही उसकी इज्जत है। अगर रेप विक्टिम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, जीने के लायक नहीं है, तो दुनिया की हर वो औरत, हर वो मर्द रेप विक्टिम ही है। जिसकी एक दो तीन शादियां होती हैं, जो कोठे पर जाते हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, सबकी इज्जत नहीं है। कोई इज्जतदार नहीं बचेगा तब, समझी? खुद को कम आंकना छोड़ दो। अगर तुम खुद के स्वाभिमान को इतना कमजोर समझोगी तो कोई और तुम्हारी इज्जत के लिए ना ही लड़ेगा, ना ही तुम्हारी इज्जत करेगा। और हाँ, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि आपके जिस्म पर उठे सवाल से वो बिखर जाए। आप पर कोई उंगली उठाकर तो दिखाए, उसका वजूद ना मिटा दिया तो मेरा नाम अधिकार सिंघानिया नहीं। आपको मेरी मोहब्बत पर शक है तो नहीं चाहिए मुझे उस पर आपका यकीन। मेरे लिए मेरे अकेले की मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है। यह कहकर अधिकार एहसास को तेजी से झटक कर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही एहसास बिलक पड़ती है। वर्षा उसके पास आकर उसे सीने से लगा लेती है। अगली सुबह, अनु, अनु प्लीज मेरी बात सुनो। अनु प्लीज रुक जाओ ना। अनु पूरे हॉल में इधर उधर किसी छोटे से बच्चे की तरह दौड़ रहा था, और एहसास हाथ में सूप का बाउल लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। अनु कभी एहसास की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे खुद को पकड़ने का इशारा करता, और जैसे ही एहसास उसे पकड़ने वाली होती, वो अपना हाथ खींचकर दूर होकर हंसने लगता। कभी जीभ निकालकर एहसास को चिढ़ाता तो कभी दांत दिखाकर हंसने लगता। वही एहसास भी उसके इस खेल में, उसके इस बचपने में उसका साथ देती। इधर स्नेहा, पल्लू बुआ, आस्था और बरसा दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे, पर धीरे धीरे पल्लू बुआ की आंखें नम हो जाती हैं जो स्नेहा देख लेती है। स्नेहा पल्लू बुआ के हाथ पर हाथ रखकर, बुआ जी क्या हुआ, आप रो रही हैं? स्नेहा की बात सुनकर आस्था और बरसा भी पल्लू बुआ की आंखों की नमी और होठों पर मुस्कुराहट देखने लगती हैं। पल्लू बुआ हंसते हुए, यह तो खुशी के आंसू हैं बहू। दोनों को ऐसे देख रही हूँ तो न जाने क्यों दिल को बड़ा सुकून सा मिल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मानो मैया यशोदा नटखट किशन कन्हैया के पीछे पीछे माखन लिए दौड़ रही हैं। मेरे दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनके चेहरे की मासूमियत तो मेरा मन मोह ले रही है। नजर ना लगे इनकी खुशियों को। आज बड़े दिनों बाद मैंने एहसास बहू को खुश देखा है। यह सुन स्नेहा की आंखें भी नम हो जाती हैं, वो आंखों की नमी पोंछते हुए, हाँ बुआ जी, मैंने जिस बच्ची को कभी अनाथ कहा था, डांटा फटकारा था, आज उसने मुझे भी अपना परिवार बना लिया। इस बच्ची का प्यार और इसकी सच्चाई तो किसी भी पत्थर को पिघला सकता है। एहसास ने मेरे घर में आकर यहाँ की रौनक बढ़ा दी, बिछड़े दिलों को मिलाकर और टूटे रिश्तों को एक धागे में पिरोकर इस घर को एक सुंदर माला में बदल दिया। भगवान मेरे सारे बच्चों को हर बुरी बला से दूर रखे। स्नेहा की बात सुन पल्लू बुआ उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं वर्षा भी एहसास और अनु को एकटक देखते हुए, कभी अनु भी ऐसे ही अपनी एंजल के पीछे भागता रहता था। सब कहते थे कि एहसास बहुत खुशकिस्मत है जो उसे अनुभव जैसा भाई मिला।
काश वो लोग आज एहसास और अनुभव को ऐसे देखते, तब समझ आता उन्हें कि अनुभव भी उतना ही किस्मत वाला है जो उसे एहसास जैसी बहन मिली है। मौत भी इनका रिश्ता तोड़ ना सकी और भगवान भी इन्हें एक दूसरे से जुदा देख ना सके। वर्षा की बात सुन आस्था वर्षा के गले लगकर उसे हिम्मत देती है। मेरा पेट। तभी अचानक एहसास की एक दर्द भरी चीख सुनकर सबके सब भागते हुए एहसास के पास जाते हैं। अनुभव भी डरकर सकपका जाता है। पल्लू और वर्षा एहसास के हाथ से बाव लेकर उसे आराम से सोफे पर बैठा देते हैं। पल्लू बुआ घबराकर हड़बड़ाते हुए, बहू बहू, क्या क्या हुआ तुझे? पेट में दर्द हो रहा है या कहीं चोट लग गई? तू बोलना, कहीं लगी तो नहीं? स्नेहा भी एहसास के हाथ और पैर ध्यान से देखते हुए, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? बोलो ना, क्या हुआ? बूजी और मम्मा, क्या कर रहे हो आप दोनों? भाभी को कुछ बोलने दो, तब ना बोलेंगी। भाभी बताइए ना, क्या हुआ? आस्था बीच में ही चिल्लाते हुए कहती है। वर्षा भी परेशान, एहसास क्या हुआ, बोलो ना। एहसास सबको अपने लिए इतना परेशान देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सब उसकी आंखों में आंसू देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। वही अनुभव भी डरा सहमा सा दूर से ही, एंजल क्या हुआ? तुम्हें चोट लग गई है? आई एम सॉरी एंजल, अब से मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, गुड बॉय भी बनूंगा। तुम मुझे जंगल में तो नहीं छोड़ दोगी ना? बोलो ना एंजल। एहसास अनुभव की बात सुनते ही भागकर अनुभव के गले लगकर, नहीं मेरी जान, मैं आपको कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप तो मेरे गुड बॉय ही हो। एंजल को कुछ नहीं हुआ। आपकी एंजल एकदम ठीक है। बरसा एहसास के पास आकर, एहसास तुम सच में ठीक हो ना? क्या हुआ प्लीज बताओ। एहसास अपनी आंखों की नमी बिना किसी को दिखाए साफ करके अनु के बगल में खड़ी होकर, कुछ कुछ नहीं हुआ, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा पैर मुड़ गया था। स्नेहा भी उसके पास आकर, आप बैठो चुपचाप, मैं दवा लगा दूं। एहसास हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो ठीक भी हो गया। पल्लू बुआ एहसास की लड़खड़ाती जुबान पर यकीन नहीं कर पाती हैं। वो अपनी बातों पर जोर देते हुए, बहू पक्का ना तुझे पैर में ही लगी है? तू ठीक तो है ना? एहसास नजरें चुराते हुए, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बुआ जी। पल्लू बुआ कुछ और बोले इससे पहले ही आस्था बीच में आकर एहसास और अनुभव का हाथ पकड़कर, अच्छा चलिए सब नाश्ता करिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट के चूहे घर में घूमने लगे, इससे पहले नाश्ता कर लेते हैं। ओके। सब आस्था की बात सुनकर हंसने लगते हैं और डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूर खड़ा अतुल, जो कब से सबको ऐसे हंसते मुस्कुराते देख अंदर ही अंदर जले जा रहा था, आंखों में नफरत और हवस की आग लिए हुए अतुल अचानक होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए, कुछ तो बात है इस लड़की में जो इसने मेरी अतुल उर्फ दी ग्रेट सर्जी की बिछाई हर बिसात में उसे अनजाने में ही मात दे दी। जो लोग कल तक एक दूसरे को कांटे की तरह चुभते थे, आज वो हम साथ साथ हैं कि फैमिली बन गए। जिस पल्लू को इस लड़की की हर सच्चाई बताकर मैं यहाँ ले आया था, वो इसकी दीवानी बनी बैठी है। वो अधिकार जो अपनी माँ का सच जानकर उससे आज भी नफरत करता है, वो इसके लिए अपने बाप के खिलाफ हो गया। और रही सही कसर, इस स्नेहा ने पूरी कर दी। मेरे मोहरे मुझ पर ही भारी पड़ गए। लेकिन 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 कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली कहानी तो अब शुरू होगी। तुम्हारे इस हैप्पी फैमिली की जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं। एक बलि और सब मेरी मुट्ठी में। तैयार हो जाओ एहसास, एक और मौत देखने के लिए। वैसे मैं तुम्हें रोते हुए देख नहीं सकता, मेरा कंधा हमेशा तुम्हें सहारा देने के लिए मौजूद रहेगा। हाँ हाँ। यह कह अतुल किसी शैतान की तरह हंसने लगा। इन खतरों से अनजान एहसास आज कहीं खोई सी सबके साथ बैठी थी। वहां होकर भी वो वहां नहीं थी। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई, सूरज मामा ढूंढे तुझको, पूछे मेरी बिटिया रानी कहाँ गई। अधिकार रौंदे मुंह बेड पर लेटा था और बसल उसके पास बैठा उसका सर सहलाते हुए उसे उठा रहा था। अधिकार नींद में ही, शट अप, जस्ट शट अप। बसल बड़बड़ाते हुए, ए अधि उठना जल्दी से, मेरा दिमाग मत खा। 2 बार बेड टी बना चुका हूँ तेरे लिए, अब नहीं बनाऊंगा। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, समझा? बॉस होगा ऑफिस में, या मेरे घर में मैं ही बॉस हूँ। तू सोता रह, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से उठकर जाने लगता है। मत जाओ मुझे छोड़कर। तभी पीछे से अधिकार ये कहते हुए बसल का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब बसल अधिकार के ऊपर था। बसल की तो सांसें ही रुक गई थी। वही अधिकार बसल को अपनी बाहों में कसकर नींद में बड़बड़ाते हुए, मिस हास बताइए ना,
आप कब समझेंगी मेरी मोहब्बत? क्यों करती हैं मुझसे ये बेरुखी? मैं सह नहीं पाता हूँ। मुझसे दूर मत जाइए ना। प्लीज मिसास, मेरे पास रहिए, मेरे साथ रहिए। अधिकार की बात सुनकर बसल के होश उड़ चुके थे। बसल लगभग गिड़गिड़ाते हुए, अबे मेरे भाई, मैं मिस हास नहीं, मिस्टर हास। मेरा मतलब मिस्टर बसल हूँ। प्लीज छोड़ दे भाई। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मेरे घर का दरवाजा खुला है। यार कोई आ गया तो मेरी इज्जत का बाजी पाला हो जाएगा। छोड़ दे प्लीज। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। मैं जाने ही नहीं दूंगा। यह कहकर अधिकार बसल को अपने सीने से लगा लेता है। इससे बसल की बची कुची हिम्मत भी टूट जाती है। बसल अधिकार की मजबूत बाहों में कसमसाते हुए, यार छोड़ दे रे। तेरे घर में माँ बहन बुआ और बीवी सब है ना? तो प्लीज छोड़ दे यार। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। कोई मेरे से शादी भी नहीं करेगा। कुंवारा मर जाऊंगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? कौन बनेगा उनका बाप? रहम कर मुझ पर, जाने दे मुझे। हे भगवान बचाओ मुझे, इससे पहले मेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। वही अधिकार एहसास के साथ सपनों की दुनिया में खोया हुआ बसल के बालों में अपनी उंगलियां फिराए जा रहा था, जिससे बसल को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ए अदी, बस करना प्लीज। ए मम्मी, बचाओ मुझे। नहीं। तभी एक बहुत ही तेज आवाज से चौंककर अधिकार की आंखें खुल जाती हैं और वो अचानक से बसल को अपने ऊपर देखकर उसे इतनी जोर का धक्का देता है कि बसल बेड से दूर जाकर गिरता है। अधिकार हैरान परेशान सा अपनी आंखें मीचते हुए उठता है और बसल तो बेचारा अपनी कमर पकड़कर दर्द से करारा होता है। काफी देर बाद दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां रेहान ऐसे खड़ा था जैसे उसे 440 वाट का झटका लगा हो। अधिकार और बसल झेप जाते हैं। फिर भी अधिकार अपनी शर्मिंदगी को छिपाकर रौबदार आवाज में चिल्लाते हुए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तू छोटा भीम, इतनी जोर से चिल्लाया क्यों? कालिया, ढोलू बोलू, तुम दोनों एक साथ एक बेड पर, और वो भी एक दूसरे के ऊपर? छी छी, शर्म वरम है या बेच खाई तुम दोनों ने? रेहान की बात सुनते ही अधिकार और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, पर अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देता। भाई बसल कोने में बच्चों की तरह मुंह बनाकर अपने सीने को अपने हाथों से क्रॉस करके पकड़े हुए था। रेहान उसकी तरफ देखकर, निर्मा तू ठीक तो है? उसकी बात सुनते ही बसल तेजी से उठकर जाता है और भागकर रेहान के सीने से लग जाता है। ऐसा लग रहा था मानो हीरोइन किसी गुंडे से बचकर हीरो के पास गई हो। बसल बच्चों की तरह रोते हुए, ये कालिया बीबी से झगड़ा करके रोते हुए मेरे घर आया था रात को। मैंने तरस खाकर रहने की जगह दे दी तो गर्लफ्रेंड समझकर कुछ भी करने चला था। रेहान मेरे बाबू, तू नहीं आता तो आज तेरा निर्मा लुट चुका होता। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता कहीं। कह दे इसे आज से मेरे घर मत आए रोते हुए। अब मुझे उस पे भरोसा नहीं है। मेरा दोस्त भी नहीं है। कटी कटी कटी। बसल के इतना बोलते ही ध्यान उसे झटके से खुद से दूर करके, साले निर्मा, मुझसे चिपका चिपकी मत कर। मैं तुम दोनों जैसा नहीं हूँ। और हाँ, ये बाबू सोना धनिया पुदीना मेरे साथ करियो मत, समझा? तू भी कम नहीं है उससे। उसने बाहों में लिया और तू चला गया। रोका क्यों नहीं उसको? अरे यार, मैं जगा रहा था, वो उठा ही नहीं। मुझ पर शक मत कर। यह कहकर वो पैर पटकने लगा। तभी अधिकार ने एक हाथ से बसल को और एक हाथ से रेहान को जोर से पंच मारा। दोनों की चीख निकल गई। अधिकार चिल्लाते हुए, बकवास बंद करो तुम दोनों। इतनी नौटंकी लाते कहाँ से हो? सुबह सुबह इनका ड्रामा शुरू हो जाता है। बसल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी से ऑफिस आओ। यह कहकर वो तेजी से अपना कोट लेकर बाहर निकल जाता है। बसल अपना पेट सहलाते हुए, यह उठते ही इस पर ऑफिस का भूत चढ़ जाता है। बिना कुछ खाए पिए भाग गया। फ्रेश भी नहीं हुआ, बॉस कहीं का। रेहान उसे एक और पंच मारते हुए, तू भी जा, यहाँ बची इज्जत वहां उतारेगा। वहां मैं भी नहीं रहूंगा बचाने के लिए। तू तो गया निर्मा। यह कहकर वो हंसने लगा। बसल उसका हाथ खींचते हुए, तू मुझसे मिलने आया था ना, अब मेरे साथ ही चल। जो होगा दोनों के साथ होगा। यह कहकर बसल रेहान को अपने साथ खींचते हुए ले चलता है। शाम का समय, एहसास और अधिकार का कमरा आज अलग ही लग रहा था। हर तरफ कमरे में फेरी लाइट्स लगी हुई थी। हार्ट शेप बैलून वो जमीन पर बिखरे थे और कुछ दीवारों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर चिपके थे। जगह जगह कैंडल भी जल रही थी। वहीं कमरे के सेंटर में जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियों से एक बड़ा सा हार्ट बना था और उसके बीच में गुलाब से ही आई लव यू लिखा हुआ था। वहीं एहसास डार्क रेड कलर की नेट की साड़ी पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। उसके लंबे घने काले बाल कमर से नीचे काले बादलों की तरह झूल रहे थे। एहसास ने बालों को संवार कर खुले छोड़ दिए
और फिर हाथों में ब्लैक और रेड मिक्स चूड़ियां पहनने लगी। उन चूड़ियों की खनखन किसी मधुर संगीत से कम नहीं थी। फिर वो आईने में खुद को देखते हुए आंखों में काजल लगाने लगती है, जैसे वो अपनी आंखों के समुंदर को किनारे से बांध रही हो। काजल लगाने के बाद एहसास अपने गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल अपने होठों पर सुर्ख लाल रंग लगाकर उन्हें और आकर्षक बना देती है। फिर एक छोटी सी लाल बिंदी लेकर एहसास उसे अपने माथे के बीचों बीच लगाकर सामने आईने में खुद को देखती है। आईना खुद एहसास को देखकर जैसे शर्मा रहा हो। एहसास फिर टेबल की ड्रॉ खोलकर उसमें से सिंदूर की एक छोटी डिबिया और अपना मंगलसूत्र निकालकर उसे नम आंखों से देखते हुए, हार गई, हार गई एहसास राठौर आपकी मोहब्बत के सामने। एहसास राठौर को दिल से एहसास अधिकार सिंघानिया बना दिया आपने। आज आपको आपकी मिसाज सौंप दूंगी मैं मिस्टर हक। बहुत नाराज किया है ना आपको। उन सारी गलतियों की हर एक सजा आज कबूल है। अपना सच, अपना झूठ, अपना भूत और अपना भविष्य सब भूल कर अब मैं अपना आज आपके साथ जीऊंगी मैं। अपनी सारी मोहब्बत, अपनी सारी खुशियां आप पर कुर्बान कर दूंगी मैं। अब मुझ पर एक बस आपका हक होगा मिस्टर हक। आज वो 3 लब आपसे कहूंगी जो सुनने के लिए आप कब से तरस रहे हैं। आज इस सिंदूर से आपके हाथों अपनी मांग भरकर खुद को आपको सौंप दूंगी। कहाँ है आप, जल्दी आइए। अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। यह कहकर एहसास अपने मंगलसूत्र को चूम लेती है और सिंदूर की डिबिया टेबल पर रख देती है। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के आने की आहट होती है। एहसास जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, उसके हाथ में लिया मंगलसूत्र टेबल के कोने में फंस जाता है और झटके से टूटकर बिखर जाता है। एक एक मोती टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। यह देखते ही एहसास की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तभी बस्सा हाँफते हुए कमरे में आता है। एहसास, अधिकार की तुमसे बात हुई है? एहसास, जल्दी बोलो, कोई कॉल आया था तुम्हें? एहसास, कहीं खोई सी नहीं? क्या हुआ उन्हें? एहसास, अधिकार सुबह मेरे घर से ऑफिस के लिए निकला था, पर वो अभी तक ऑफिस आया ही नहीं। कॉल किया तो बस एक मैसेज आया कि मैं लेक हाईवे की तरफ हूँ। एहसास ने बुलाया है मुझे, तो मैं सीधा घर जा रहा हूँ। अभी न्यूज़ देखा तो दिखा रहे हैं कि लेक हाईवे पर एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। कई लोग मर गए और कई घायल हैं। मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। बस्सल की बात सुनते ही एहसास बिना कुछ बोले चीखते हुए बाहर की तरफ भागी और बस्सल भी उसके पीछे चल पड़ा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।